हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हम यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश में राजस्व प्रशासन पढ़ने वाले हैं। तो इसके कुछ भाग जो है हमने पिछले क्लास में देखा हुआ था, और जो कुछ भी बचा हुआ भाग है उसको इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आप लोग को राजस्व प्रशासन में पढ़ना क्या था। तो राजस्व प्रशासन में हमें पढ़ना था घटक और कार्य। ठीक है, तो घटक और कार्य हमने पढ़ा हुआ था। और घटक, ठीक है, तो राजस्व प्रशासन में अध्यक्ष, प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य कितने होते हैं, और कितने कौन कौन से कितने होते हैं और क्या क्या उनका नाम है, सबके बारे में हमने देखा हुआ था। तो अध्यक्ष होते हैं एक, प्रशासनिक सदस्य होते हैं दो, प्रशासनिक सदस्य दो होते हैं, और न्यायिक सदस्य जो होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। न्यायिक सदस्य 7 होते हैं, प्रशासनिक सदस्य 2 होते हैं, और अध्यक्ष 1 होते हैं। इस समय वर्तमान में अध्यक्ष आपके कौन है? तो डॉक्टर मुकुल सिंघल। अब देखिए यहाँ पे प्रशासनिक सदस्य, तो प्रशासनिक सदस्यों का, ठीक है, विभाग ये कहाँ होता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कि प्रशासनिक सदस्यों का विभाग कहाँ है, कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, और न्यायिक सदस्यों का विभाग कहाँ होता है? तो ये होता है प्रयागराज। ठीक है, और ये न्यायिक सदस्य होते क्या है? ये आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये न्यायिक सदस्य जो है ये आईएएस अधिकारी होते हैं। तो हमने देखा है यहाँ पे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मुकुल सिंघल। अब उसी प्रकार यहाँ पे प्रशासनिक सदस्य, ठीक है, तो प्रशासनिक सदस्य, तो यहाँ पे प्रशासनिक सदस्य आपके सामने ये 2 हैं। पहले प्रशासनिक सदस्य हैं, उनका नाम है श्री रजनीश गुप्ता। ये पहले प्रशासनिक सदस्य हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रशासनिक सदस्य जिनका नाम है सुधीर एस बोबड़े। क्या नाम है? सुधीर एस बोबड़े। तो ये यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्व प्रशासन में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मुकुल सिंघल। वर्तमान प्रशासनिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसका विभाग कहाँ होता है? लखनऊ होता है। ठीक है, और न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, और इसका विभाग कहाँ होता है? प्रयागराज होता है। प्रशासनिक सदस्य श्री रजनीश गुप्ता, और एक सदस्य हैं, उनका क्या नाम है? सुधीर एस बोबड़े। तो प्रशासनिक सदस्यों का कार्य क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रशासनिक सदस्यों का कार्य क्या होता है। प्रशासनिक सदस्यों का कार्य होता है भूमि, ठीक है, भूमि परिक्षेत्र और भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके लखनऊ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके सामने, ठीक है, अगर आप 2 भाई हैं, दोनों लोगों को अगर आपसी जमीन को लेकर के अगर विवाद होता है तो आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? तो न्यायिक सदस्य के पास जाएंगे। वो कहाँ है? उसका विभाग प्रयागराज। तो ये हमने थोड़ा सा रिपीट किया पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया हुआ था। अब आगे हमें पढ़ना है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद में कितने अनुभाग होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं, सबको ट्रिक के माध्यम से हम देखने वाले हैं, ताकि अगर परीक्षा यूपी लेखपाल परीक्षा में अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो आपसे
गलती होने की संभावना ना के बराबर हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम राजस्व परिषद देखते हैं। राजस्व परिषद, अब देखिए इसमें अनुभाग कितने होते हैं? अनुभाग कितने होते हैं दोस्तों? अनुभाग होते हैं 19। ठीक उसी प्रकार प्रकोष्ठ, सबके बारे में आपको व्याख्या के साथ बताया जाएगा। तो प्रकोष्ठ कितने होते हैं? 14 होते हैं। अनुभाग संख्या क्या होता है? 14 होता है। प्रकोष्ठ क्या होता है? तो ये होता है आपका 14। अब हमें देखना है यहां से राजस्व अनुभाग, क्या देखना है? राजस्व अनुभाग 1। अनुभाग आपने देखा 19, प्रकोष्ठ है 14। और हमें यहाँ पे अनुभाग, राजस्व अनुभाग पहला हम देखने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो इसके लिए जो हमने अपना खुद का एक ट्रिक बनाया हुआ है याद करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपके सामने हम ट्रिक लिख रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो पीडीएफ के द्वारा आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा। टेलीग्राम से चैनल से अगर जुड़े होंगे तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ट्रिक देखते हैं। भूमि ने जमींदार को, भूमि ने जमींदार को राजस्व में, भूमि ने जमींदार को राजस्व में गांव दिया। देखिए राजस्व अनुभाग 1 का यहाँ पे हमने आपको ट्रिक करने, पूरी तरह से याद करने के लिए एक ट्रिक बताया। और इस ट्रिक का नाम क्या है? भूमि ने जमींदार को राजस्व में गांव दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये याद करने के लिए भूमि, अब भूमि से देखिए यहाँ पे कि भूमि से क्या होता है। मान लीजिए भूमि एक लड़की है, ये जमींदार के पास जाती है और उनसे कहती है कि जमींदार साहब आप हमारे ज़िले को या फिर हमारे गांव को अपने, ठीक है, अपने अंतर्गत रखिए। तो यहाँ पे भूमि, सबसे पहले यहाँ पे राजस्व अनुभाग में भूमि, एक तो यहाँ पे मिला हमें राजस्व अनुभाग के तहत भूमि का कार्य। तो भूमि राजस्व अनुभाग का कार्य 1, भूमि बंदोबस्त सबसे पहला कार्य होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है? भूमि बंदोबस्त, मतलब भूमि के प्रमाणों का रख रखाव कहाँ होता है? राजस्व अनुभाग 1 में। तो भूमि अभिलेखों का या भूमि बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ कार्य होता है? ये इसका व्यवस्था को लागू करना, इसका कार्य क्या है? और राजस्व अनुभाग 1 में ये कार्य कहाँ होता है? अनुभाग 1 में। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भूमि का हमने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे उल्लेख किया। अब देखिए जमींदारी, जमींदारी, अब जमींदारी क्या है? इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा आपका जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन। तो जमींदारी उन्मूलन उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, कब दोस्तों? 1950। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 तक ही था। उसके बाद क्या किया गया? इसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में आपको जमींदार साहब, ठीक है, गांव में होते हैं ना जमींदार, तो उत्तर प्रदेश में जमींदार आपको अब बहुत ही
कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा राजस्व अनुभाग 1 में कि यहाँ पे भूमि में जमींदार को राजस्व में गांव दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि भूमि बंदोबस्त, भूमि प्रमाणों का रख रखाव और भूमि के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं वो राजस्व अनुभाग 1 के तहत होते हैं। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, ये ठीक है 1950 तक ही था। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद धीरे धीरे इसको जैसे जैसे ठीक है समाप्त कर दिया गया और आपको जो है जमींदार देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आता है आपके सामने राजस्व गांव। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जमींदार भी हो गया और बचा है हमारा क्या, राजस्व बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए राजस्व भी अनुभाग 1 के तहत ही आता है इसमें। तो राजस्व क्या है, राजस्व गांव, जितने भी नए राजस्व गांव जितने भी नए राजस्व गांव बनाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं, राजस्व अनुभाग 1 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नए राजस्व गांव का सृजन, नए राजस्व गांव का सृजन किसके द्वारा होता है, अनुभाग 1 के तहत होता है। नए राजस्व गांव का सृजन या इसे आप निर्माण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा नए राजस्व गांव का सृजन या निर्माण किसके द्वारा होता है, राजस्व अनुभाग 1 के द्वारा होता है। अब ठीक उसी प्रकार आपके सामने राजस्व अनुभाग 2। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर आपसे हम अभी प्रश्न करें कि हाँ आपको याद हुआ कि नहीं, देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो भूमि ने जमींदार को राजस्व में गांव दिया। देखिए भूमि अभिलेख, भूमि परिक्षेत्र या भूमि से संबंधित कोई भी कार्य, ठीक है, परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर ऐसे प्रश्न बनता है आपके सामने तो आप क्या कर सकते हैं कि भूमि से संबंधित कुछ भी या कोई भी कार्य अगर होता है तो वो राजस्व अनुभाग 1 के तहत होता है। जमींदारी, तो जमींदारी में क्या है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। ठीक है, प्रश्न अगर आपका बनता है कि जब उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब हुआ था, तो 1950। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्व में गांव दिया, तो राजस्व गांव, नए राजस्व गांवों का सृजन और निर्माण भी किसके तहत होता है, राजस्व अनुभाग 1 के तहत। अब देखिए चलिए अब हम देखते हैं राजस्व अनुभाग 2। राजस्व परिषद में अनुभागों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 19 होती है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे राजस्व अनुभाग 2। अब राजस्व अनुभाग 2 के लिए भी कुछ हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया हुआ है। अब ट्रिक क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ट्रिक है इसके लिए, ऊसर भूमि पर ग्राम ने, ऊसर भूमि पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम ने यहां से पंचायत, ऊसर भूमि पर ग्राम पंचायत ने क्या किया, वृक्षारोपण किया। ऊसर भूमि या बंजर भूमि आप इसे दोनों कह सकते हैं। तो ऊसर भूमि पर ट्रिक यही हमारा बनता है, ऊसर भूमि पर ग्राम पंचायत ने वृक्षारोपण किया। अब देखिए यहां से ऊसर भूमि पर
तो ऊसर भूमि या बंजर भूमि, ऊसर भूमि या कह सकते हैं बंजर भूमि। अब देखिए राजस्व अनुभाग 2 के लिए ट्रिक यहाँ पे है कि ऊसर भूमि पर ग्राम पंचायत ने वृक्षारोपण किया और ग्राम सभा ने उससे आय प्राप्त किया, और ग्राम सभा ने उससे आय प्राप्त किया। ऊसर भूमि पर ग्राम पंचायत ने वृक्षारोपण किया और ग्राम सभा ने उससे आय प्राप्त किया। ऊसर भूमि या बंजर भूमि, तो बंजर भूमि का आवंटन, ठीक है, ऊसर भूमि या बंजर भूमि का आवंटन, ठीक है, वितरण किसके द्वारा होता है? राजस्व अनुभाग 2 के द्वारा होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि ऊसर भूमि या बंजर भूमि, ठीक है, ये क्या होता है? ऊसर भूमि या बंजर भूमि उस प्रकार की भूमि होती है जहां कुछ भी किसान भाई क्या करते हैं, उपज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से बंजर भूमि। तो ये ऊसर या बंजर भूमि राजस्व अनुभाग 2 के तहत किसको आवंटन किया जाता है? तो ज़्यादातर ये आवंटन होता है, ठीक है, ज़्यादातर ये आवंटन होता है संस्था को, आश्रम को, अस्पताल को। किसे होता है? संस्था, जैसे कोई संस्था है या फिर अस्पताल बनाना है, ठीक है, या स्कूल बनाना है, डिग्री कॉलेज बनाना है, ठीक है, महाविद्यालय बनाना है अगर, तो इसके लिए ऐसी भूमि, ऊसर भूमि या बंजर भूमि का आवंटन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका राजस्व अनुभाग 2 के तहत। अब देखिए यहाँ पे भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं नियंत्रण। भूमि समितियों का कार्य, दूसरा क्या है हमारा? भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं नियंत्रण। अगर ये प्रश्न बनता है आपसे कि भूमि प्रबंधक, ठीक है, आप लोग लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं और अगर ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आ जाता है कि भूमि, ठीक है, भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं नियंत्रण, भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं नियंत्रण के पदेन अधिकारी, के पदेन अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों? तो ये पदेन अधिकारी होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? लेखपाल, जो उस हलके के अंतर्गत, ठीक है, जो भूमि प्रबंधक समितियों और, ठीक है, भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? लेखपाल के द्वारा होता है। लेखपाल 2 भागों में, ठीक है, एक फर्स्ट और एक दूसरा, फर्स्ट और सेकंड 2 प्रतियां बनाई जाती हैं लेखपाल जी के द्वारा, जो एक तो सरकार के पास जाएगा और एक लेखपाल उसे खुद अपने पास सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका ऐसे बनता है कि भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं नियंत्रण मंत्री कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? ये होते हैं लेखपाल। अब भूमि प्रबंधक समितियों का प्रधान मंत्री कौन होता है? तो ये होते हैं लेखपाल आपके। जो उस हलके के अंतर्गत आने वाले गांव हैं, जिस गांव की वह भूमि प्रबंधक समिति है, तो वह गांव लेखपाल के अंडर में आता है, ठीक है, इसीलिए उनसे क्या कहते हैं? प्रधान मंत्री कहते हैं। चलिए ग्राम पंचायत, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे
क्या है, ग्राम पंचायत। तीसरा क्या है हमारा, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, तो ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि, ठीक है। अब ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि, ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि, ठीक है। ऊसर भूमि के बारे में हमने देखा, ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि। तो ग्राम पंचायत भूमि को लेकर आए दिन बहुत ही आपने अपने गांव, अगर ग्रामीण इलाकों से होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि को लेकर के बहुत ही, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आए दिन बहुत ही वाद विवाद होता है। तो वो वाद विवाद होने का आखिर कारण क्या है, ठीक है। वो कारण होता है कि जिस प्रकार मान लीजिए कि आपके गांव समाज में कोई ऐसे दबंग नेता हैं या फिर कोई ऐसे दबंग पुरुष हैं जो, तो गांव में ज़्यादातर भूमि विवाद इस प्रकार से होता है कि जैसे मान लीजिए आपके गांव में जो दबंग पुरुष हैं या फिर दबंग कोई भी नेता हैं, वो गांव पंचायत भूमि में, ठीक है, ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि पर क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और वो भी कब्जा कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे कब्जा करते हैं। जैसे मान लीजिए तालाब है, तो तालाब को वो क्या करते हैं, तालाब को धीरे धीरे वो मिट्टी उस पर डलवाना चालू करते हैं और उसे अपनी ज़मीन के हिस्सों में मिलाना चालू करते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका कब्जा, ठीक है, ये कब्जा जो होता है ये किस में आएगा, तो ये आएगा आपका राजस्व अनुभाग 2 के तहत। हमने देखा कि राजस्व अनुभाग 2 के तहत ऊसर भूमि या बंजर भूमि, ठीक है। तो ऊसर भूमि या बंजर भूमि वैसी उस प्रकार की भूमि जिस पे किसान भाई कुछ भी अनाज नहीं उगा पाते हैं, तो वैसी भूमि का आवंटन किसके द्वारा होता है, राजस्व अनुभाग 2 के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि को लेकर के इस समय आपके गांव में, ठीक है, गांव ग्रामीण इलाका से अगर आप होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वाद विवाद उससे चलते रहते हैं, बहुत सारे मुकदमे भी होते हैं एक पक्ष और दूसरे पक्ष में, ठीक है। तो एक पक्ष अगर जीतता भी है, दूसरा भी जीत जाता है, दूसरा जीतता है। तो देखिए ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि पे किस प्रकार से कब्जा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव समाज में कोई दबंग नेता हैं या कोई भी दबंग पुरुष हैं, वो क्या करते हैं कि ग्राम पंचायत में, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, तो केवल हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, तालाब सूख गया है या फिर तालाब में पानी अगर है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसके किनारे मिट्टी डलवा करके, ठीक है, वो अपनी ज़मीन में मिलाते हुए चले जाते हैं और धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये भी, इसका भी कब्जे का ये किस में आएगा, तो ये आएगा आपका राजस्व अनुभाग 2 में। अब देखिए, अब वृक्षारोपण, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया वृक्षारोपण, अब वृक्षारोपण का कार्यक्रम गांव में या शहरी इलाकों में कितने वृक्ष, ठीक है, राजस्व अनुभाग 2 के तहत कितने वृक्ष लगाए जाएंगे, इसका कार्यक्रम भी राजस्व अनुभाग 2 के तहत ही होता है। तो यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम, गांव में जितने भी वृक्षारोपण होंगे उनमें से जो भी रुपया लगेगा वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, तो वो राजस्व अनुभाग 2 के तहत होगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम ये किसके तहत होगा, तो ये होगा आपका राजस्व अनुभाग 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत, ऊसर भूमि और ग्राम पंचायत, वृक्षारोपण, ये हमने देखा। अब देखिए 5वां क्या है आपके सामने कि ग्राम सभाओं को
ग्राम सभाओं को, अब देखिए यहाँ पे ग्राम सभा, ये ट्रिक आपके सामने ही बचा हुआ है केवल। ग्राम सभा ने उससे आय प्राप्त किया, ठीक है। तो अब ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ने उससे आय प्राप्त किया, ये भी किस में आएगा? राजस्व अनुभाग 2 में। तो यहाँ पे ग्राम सभाओं को बाजार, ग्राम सभाओं को बाजार, हाट, मेला, ठीक है। ग्राम सभाओं को बाजार, हाट, मेला, पोखरे, ठीक है, पोखरे इत्यादि से, ग्राम सभा को बाजार, हाट, आपने देखा होगा अगर आपके ग्रामीण इलाकों में जहाँ बाजार लगती है उस वहाँ पे कमेटी के सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, प्रत्येक दुकानों पे जाते हैं और उनसे क्या करते हैं उनसे वो क्या करते हैं, पैसा वसूलते हैं। और ये पैसा वसूलते हैं जब, तो वो किसके पास जाता है? वो जाता है दोस्तों राजस्व अनुभाग 2 के पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, एक बार इसे फिर से रिपीट हम कर लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ट्रिक राजस्व अनुभाग 2 के तहत क्या क्या कार्य होते हैं। ये ट्रिक इतना अच्छा है दोस्तों कि अगर आप इसे एक बार याद कर लें तो आपको भूल से भी यूपी लेखपाल परीक्षा में प्रश्न जो बनते हैं उससे गलत नहीं कर पाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे ऊसर भूमि पर, ठीक है, ऊसर भूमि या बंजर भूमि का आवंटन किसके द्वारा होता है, वितरण किसके द्वारा होता है? राजस्व अनुभाग 2 के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से ग्राम पंचायत में आने वाली भूमि को लेकर के जो बात विवाद होते हैं, ठीक है, जिसपे कब्जा लोग, कुछ दबंग लोग जब कब्जा करते हैं तो उसको लेकर के जब वाद विवाद होता है, मुकदमा होता है, तो वो किस अनुभाग के तहत होता है? तो 2 के तहत होता है। वृक्षारोपण किया, ठीक है, तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम, कहाँ कितने वृक्ष लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ठीक है, इसका कार्यक्रम भी किसके तहत होता है? कितनी उसमें राशि लगानी है, तो ये भी होता है आपका राजस्व अनुभाग 2 के तहत, ठीक है। अब देखिए, ग्राम सभा ने उससे आय प्राप्त किया, तो ग्राम सभाओं में जहाँ बाजार लगता है, जहाँ हाट लगता है, जहाँ मेले लगते हैं, जहाँ पोखरे होते हैं, तो कमेटी के सदस्य उनसे क्या है, कुछ पैसे, जो जितनी भी राशि बधी हुई रहती है उतनी राशि उनसे लिया जाता है और वो किसको दिया जाता है? तो वो राजस्व अनुभाग 2 को दिया जाता है। अब चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा राजस्व अनुभाग 2। अब हम देखते हैं राजस्व अनुभाग 3। राजस्व अनुभाग 3, राजस्व अनुभाग 3। अब इसका देखिए, इसका ट्रिक क्या बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि अगर आपको ट्रिक याद रहे तो आप इससे संबंधित जो है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रिक, इसमें क्या होता है, इसमें सभी विभाग आते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सभी विभाग आते हैं, सभी विभाग आते हैं। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, सभी विभाग आते हैं। तो सभी विभाग आने का मतलब क्या है कि राजस्व सचिव शाखा के सभी विभागों से संबंधित कार्य यहाँ पे होता है। राजस्व विभाग, ठीक है, सचिव शाखा से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, राजस्व विभाग सचिव शाखा से संबंधित जितने भी कार्य होंगे,
जी ठीक है, वो राजस्व अनुभाग 3 के तहत ही होते हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है, परीक्षा प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न कैसे बन सकता है कि राजस्व सचिव शाखा में कितने विभाग आते हैं। क्या प्रश्न बना, ठीक है, प्रश्न बनता है आपका राजस्व सचिव शाखा, राजस्व सचिव शाखा में कितने विभाग आते हैं, ये आपका प्रश्न बन गया। विकल्प दे देगा आपके सामने, ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि राजस्व सचिव शाखा में कितने विभाग आते हैं। तो राजस्व सचिव शाखा के सभी विभागों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो राजस्व विभाग, ठीक है, राजस्व अनुभाग किसके तहत होते हैं, 3 के तहत होते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि राजस्व सचिव शाखा में कितने विभाग आते हैं। कितने विभाग आते हैं दोस्तों इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया हुआ था आपसे, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में आपको बताया हुआ था। देखिए इसमें आते हैं आपके, सही अगर जवाब है तो सही जवाब है 5। अब वो 5 कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला है, ठीक है, पहला है आपका राजस्व परिषद, राजस्व परिषद। फिर दूसरा आएगा चकबंदी, क्या आएगा दोस्तों, चकबंदी। पहला हमने देखा राजस्व परिषद, दूसरा हमने देखा चकबंदी, चकबंदी विभाग, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है जिला गजेटियर्स विभाग, ठीक है, जिला गजेटियर्स विभाग। पांचवा क्या होता है, तो पांचवा होता है भूमि अध्यापित विभाग, भूमि अध्यापित विभाग। राजस्व सचिव शाखा में कितने विभाग होते हैं दोस्तों, तो राजस्व सचिव शाखा में कितने विभाग होते हैं, 5 विभाग होते हैं, ठीक है। राजस्व परिषद, चकबंदी विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, जिला गजेटियर्स विभाग और भूमि अध्यापित विभाग। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ कैसे किसान भाइयों को बाढ़ से नुकसान हुआ या फिर कहीं, ठीक है, गेहूं का जब सीजन होता है तो उस समय क्या होता है, बहुत जगह आगजनी हो जाती है, आग लग जाती है तारों के द्वारा, शॉर्ट सर्किट के द्वारा। तो यहाँ पे ये सभी विभाग किसके तहत आते हैं, राजस्व अनुभाग 3 के तहत, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए वित्त आयोग में, ठीक है, राजस्व अनुभाग 4, ये तो हमने देखा कि राजस्व अनुभाग 3 के तहत सभी विभाग आते हैं उसमें। अब हमें देखना है राजस्व अनुभाग 4, तो राजस्व अनुभाग 4 में क्या क्या कार्य होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए राजस्व अनुभाग 4। अब देखिए राजस्व अनुभाग 4, इसके लिए ट्रिक क्या बना हुआ है, वित्त आयोग ने क्या बना हुआ है दोस्तों, वित्त
आयोग ने सूचना वित्त आयोग ने सूचना देकर भू अभिलेखों का क्या देकर वित्त आयोग ने सूचना देकर भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कराया। ट्रिक आपके सामने बन गया। ये क्या है दोस्तों? ये ट्रिक है अनुभाग 4 याद करने के लिए, राजस्व अनुभाग 4 याद करने के लिए। ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने ट्रिक है कि वित्त आयोग ने सूचना देकर भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कराया। अब देखिए यहाँ पे कि केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, ठीक है, केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, ठीक है। तो केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है, केंद्र वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराना किस विभाग का काम है? राजस्व अनुभाग 4 के तहत इसका कार्य होता है। अब देखिए यहाँ पे कि आपके सामने आता है किसी भी मामले में राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों के लिए रुपए और पैसों का आवंटन, किसी भी कार्य के लिए वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के लिए रुपए पैसे का आवंटन किसके द्वारा होता है? राजस्व अनुभाग 4 के द्वारा होता है। और देखिए इसका जो है इसका ठीक है, केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, इसका संविधान के आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के द्वारा जब कभी भी पैसे का जो है आवंटन किया जाता है, ठीक है, तो इसका ये आर्टिकल आपके 280 में, ठीक है, 280 में इसका वर्णन, ठीक है, केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बन जाता है कि राज्य वित्त आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, केंद्र वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, आपके सामने विकल्प आ जाते हैं 4, 270, 280, 290, ठीक है, 300। तो आप क्या कर सकते हैं? 280 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कि केंद्रीय वित्त आयोग, जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो राज्यों के भत्ते, ठीक है, भत्तों का बंटवारा करता है समुचित तरीके से, ठीक है, किस राज्य में कितने रुपए पैसे की आवश्यकता है, किस राज्य में कितने रुपए पैसे की आवश्यकता है, ठीक है, कहाँ कितने पैसे लगाने हैं, तो वो सब अनुभाग राजस्व अनुभाग 4 के तहत वो कार्य किए जाते हैं और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, भूमि अभिलेखों, अब देखिए वित्त आयोग, यहाँ पे हमने जो ट्रिक आपको बताया हुआ था कि वित्त आयोग ने सूचना देकर भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कराया, तो वित्त आयोग यहाँ से तो हमारा हो गया। अब बचा हुआ है भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण, अब ये बचा हुआ है, चलिए इसे भी देखते हैं हम। तो इसके लिए ठीक है, देखिए भू अभिलेखों का क्या है? भू
अभिलेखों। अब इसमें देखिए 3 भाग हो जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण। और देखिए यहाँ पे आधुनिकीकरण पहला आता है आपका, आधुनिकीकरण, ठीक है। पहला हो गया आपका आधुनिकीकरण। दूसरा आएगा कंप्यूटरीकरण। क्या आएगा दोस्तों? कंप्यूटरीकरण। और तीसरा क्या आएगा? नवीनीकरण। देखिए भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण ये किसके द्वारा होता है? ये राजस्व अनुभाग 4 के तहत होता है। सबसे पहले क्या है? आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और नवीनीकरण, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, ये सब किसमें विद्यमान होते हैं? जैसे गांव में आपने देखा होगा, एक क्या होता है, एक खसरा होता है, ठीक है। लेखपाल के द्वारा एक खसरा तैयार किया जाता है। तो ये खसरा जो है पहले कैसे तैयार किया जाता था? पहले ये पेपर फॉर्म में होता था, ठीक है, एक कागज़ के तहत होता था। तो ये खसरा कैसे तैयार किया जाता है? एक कागज़ के तहत तैयार किया जाता है, ठीक है। और 4 जुलाई 2020, 4 जुलाई 2020 से जितने भी खसरे हुए उनको क्या किया गया? 4 जुलाई 2020 से जितने भी खसरा लेखपाल के द्वारा जो है बनाया गया, तो उसका कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, ये सब क्या हुआ? ये सब जो है 4 जुलाई 2020 को कैसे हो गया? तो कंप्यूटरीकरण इसका कर दिया। और ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपके राजस्व अनुभाग 4 के तहत। अब देखिए खसरा में 2 खाने थे, और पहले क्या था? खसरा में 2 खाने थे, ठीक है। पहले खसरे में क्या जो थे, क्या खाते? 22 खाने होते थे, और अब क्या होते हैं? तो अब 46 खाने होते हैं। जब कंप्यूटरीकरण हुआ, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण सब जब हो गया खसरे में, तो 46 खाने हो गए। और पहले क्या था? जब पेपर फॉर्म में होता था खसरा, तो उस समय 22 खानों में होता था। अब देखिए पहला, अब यहाँ पे आरसी, ठीक है, आरसी प्रपत्र, ठीक है, आरसी प्रपत्र 4 पहले जब पेपर फॉर्म में होता था तब। और अब क्या होता है? जब 46 खाने बने तो आरसी प्रपत्र 4 क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। ट्रिक क्या बताया था हमने? कि वित्त आयोग ने सूचना देकर भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कराया। वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के द्वारा जितने भी पैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, रुपए पैसे जितने भी जिस गांव के लिए लगाए जाते हैं, वो किस अनुभाग के तहत होता है? तो अनुभाग 4 के तहत होता है। कंप्यूटरीकरण, ठीक है, भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण तो कब होता है, कैसे होता है? आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और नवीनीकरण। तो पहले ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि 4 जुलाई 2020 को क्या किया गया? भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज के कुछ भाग जो हमने राजस्व अनुभाग देखे। कुछ भाग जो बचे हुए हैं उसको हम पिछले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जितने भी ट्रिक आप लोगों को सामने बताया गया, बिल्कुल ध्यान से उस ट्रिक को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।